पता लगा लोगों को कि आप बिग बॉस ओटीटी में गए तो कुछ पत्रकारों को दिक्कत भी हुई। मैं अपने बारे में एक लाइन बोलता हूँ, आप मुझे पसंद करें नापसंद करें, लेकिन आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। देखिए, चंद्रिका का बिजनेस जो है वो खाने का है। आप वड़ा पाव बेचती है और बहुत संघर्ष करके रेडी से अपनी दुकान तक आई है। तो जब ये बात कही गई और मैंने कहा कि इसका तो प्रोफेशन यही है, अगर यही प्रचार हो जाए कि ये बड़ा गंदे तरीके से खाना बनाती है तो कई लोग इसको उठाएंगे। मलिक परिवार जैसा कैरेक्टर भी होना चाहिए, इसमें रणवीर भाई जैसे इंसान भी होने चाहिए। हाँ, लव कटारिया और विशाल को अनिल कपूर जी ने कहा कि आप इनसे तीखी मिर्ची वाले सवाल पूछो, तो मैंने वो तो कुछ सवाल उनसे पूछे थे। क्या लगता है सना मकबूल एक जीती हुई कंटेस्टेंट है, क्या वो डिजर्व करती है? तो जो आदमी इतना हेड स्ट्रांग हो कि कहे कि हाँ मेरे को जीत के जाना है, इस टाइटल को डिजर्व करती थी, उन्होंने इसके लिए मेहनत की। तो वोटिंग से भी परिस्थितियां वहाँ पर बदलती हैं। तो वोटिंग के आधार पर विशाल, शिवानी और लवकेश, मैंने तो ये भी कहा कि मलिक फैमिली के 3 वोट थे। ये अनफेयर था विशाल, लवकेश और शिवानी के लिए, क्योंकि उनके पास तो एक ही वोट था। वो अभी भी लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड होता है बिग बॉस। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हेलो हाय नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप और हमारे साथ जिसे हम बचपन से देख रहे हैं, जो हम सभी के फेवरेट है और हम बचपन में सोचा करते थे कि हमें उनके जैसा बनना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन है वो चेहरा जिसे बच्चे ये सोचते थे कि हमें इनके जैसा बनना है। हमारे साथ है जाने माने पत्रकार और बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट दीपक चौरसिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बिग बॉस में जैसे ही आपने एंटर किया तभी से इच्छा थी कि इच्छा तो बचपन से ही थी कि मिलना है, लेकिन बिग बॉस में आपको देखकर हम लोगों को बहुत शौक लगा। पूरी मीडिया इंडस्ट्री, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश के बच्चे बूढ़े युवा यही चर्चा कर रहे थे कि भाई दीपक भाई वो भी ओटीटी में। क्यों नहीं, कुछ अगर नया करना है तो दिक्कत क्या है। देखिए, देश काल समाज और परिस्थितियों के इस हिसाब से मैं अपने निर्णय करता हूँ। आज डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हमारे पास लगभग 80 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, तो डिजिटल मीडिया आगे ग्रो करेगा। कितना टीवी, कितना वो बड़ी डिस्कशन चल रहा था। जब प्रिंट था तो बोले कि टीवी आ जाएगा, प्रिंट खत्म हो जाएगा, टीवी भी चला। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद सोशल मीडिया आया। सब अपनी अपनी जगह पे चल रहा है ना, सब अपनी अपनी जगह पर हैं और सबकी एक मार्केट इकोनॉमी है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ, सिर्फ 51 साल की मेरे ऊपर है। 1993 में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी और मैंने उसके बारे में कई सारे वीडियोस डाले हैं, लेकिन हमेशा पॉलिटिकल चीज़ों को कवर करता था। तो मैंने अनिल कपूर जी को शो में कहा था कि अनिल सर, आप सर, आपकी जवानी जो है जाती नहीं है और मेरी आती नहीं है, क्योंकि मेरी आई नहीं। मैं हमेशा, सब लोग बोलते हैं बचपन से आपको देख रहे हैं, बचपन से आपको देख रहे हैं, बचपन से आपके देख रहे हैं, तो इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। सर बचपन से तो देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आप वही दीपक चौरसिया जो हम 2 साल के बच्चे थे तब देखा करते थे। हम बहुत छोटे छोटे थे और जैसे ही टीवी खोली और दीपक चौरसिया जी को देखा। लेकिन जब पता लगा लोगों को कि आप बिग बॉस ओटीटी में गए तो कुछ पत्रकारों को दिक्कत भी हुई। उनका कहना है देखिए टीवी से तो गायब हो गई, अब बिग बॉस ओटीटी में चले गए। जिसको जो दिक्कत लगे, कोई मेरे को, देखिए मैं अपने बारे में एक लाइन बोलता हूँ, आप मुझे पसंद करें नापसंद करें, लेकिन आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। तो पेट में दर्द हुआ ना, अब मेरे जाने से उनको क्यों दर्द हो रहा है? भाई मैं जा रहा हूँ, मैं कंटेस्टेंट बन के गया हूँ, मैंने जो है नॉर्मल रूल्स जो है, अगर आप मानते हैं इसको। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप तो बिग बॉस को कवर करती है ना, या टेलीविज़न को कवर करती है ना, उससे जुड़ी पर्सनालिटी को इंटरव्यू लेती है। मैं भी ऐसे इंटरव्यू लेते आया हूँ। तो अगर एक एंकर हंट मैंने 2010 में जज किया था, उसमें मैंने कई सारे एंकर दिए देश को, अब एक रियलिटी शो का पार्ट बन गया। तो जीवन में ये अनुभव भी होना चाहिए। हाँ, और ये लोग जो कह रहे हैं कि टीवी से मैं गायब हो गया, थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं थोड़ी रिकवरी पे ध्यान दे रहा हूँ अभी, उसके बाद काफ़ी चीज़ें होंगी। सर अभी तो मुझे लगता है ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मैंने पिक्चर तो क्या, मुझसे कोई पूछता है कि आपका सबसे अच्छा असाइनमेंट कौन था, तो मैं हमेशा यही कहता था कि अभी आना बाकी है, अभी आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि और अच्छी स्टोरी करूं, और बड़ी स्टोरी करूं, और कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं जो है अपनी जो पहचान है उसको और मजबूत कर पाऊँ। क्योंकि टॉप पे बना रहना ना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें कई सारे उतार होते हैं, चढ़ाव होते हैं, और मेरी लाइफ हमेशा उसी तरह की रही है। तो मैं गिरा हूँ, गिर के फिर चढ़ा हूँ, फिर गिरा हूँ, चलता रहता है, लाइफ ऐसी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी कि बहुत सारे लोगों ने आपका साथ भी दिया है।
मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि सर मैं आपकी बहुत बड़ी शुभचिंतक हूँ और ग्रुप में ऐसी बातें होती थी। कुछ लोग पॉजिटिव कि दीपक जी ओटीटी में चले गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो बिग बॉस ओटीटी में चले गए हैं। हम अब ये सोचते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेंगे, हम उनका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा था कि आपके भी लोग इंटरव्यू लेंगे? हाँ, मेरे इंटरव्यू कई सालों से चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2003 में जब मैं डीडी का हेड बना तब मेरे कई सारे इंटरव्यू हुए, और कई चीज़ों के लिए जब मैं स्टार एंकर हंट कर रहा था तब मेरे कई सारे इंटरव्यू हुए। जो करियर और जॉब सेक्शन होता है उसमें लोग बड़े मेरे पास आते थे और बोलते थे आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, तो मैं सबको यही कहता था देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। तो जितने मेन स्ट्रीम चैनल हैं इस सिलसिले में मेरा इंटरव्यू कर चुके हैं, और इंटरव्यू देना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इंटरव्यू आपने पहले दिए, लेकिन हम जैसे युवाओं के लिए अभी एक ड्रीम बन गया है कि दीपक जी से मिलना है। दीपक जी बिग बॉस ओटीटी में होके आए हैं, एक नए प्लेटफॉर्म पर होके आए हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस देखिए आपका एक मैसेज आया और मैंने तुरंत जवाब दिया। हाँ। और मुझे जाना है, अभी मेरी रिकवरी में कुछ इश्यूज़ हैं, मुझे जाना था अभी, लेकिन मैंने 1 घंटा जाना वहाँ डिले किया एक्सरे के लिए, और मैंने सिर्फ आपको टाइम दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सरल हूँ। लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, कैसी भी बातें करें, मैं बहुत सहज हूँ, मैं बहुत सरल हूँ। और इंसान इससे बड़ा नहीं बनता है कि वो अपने बराबर वाले लोगों को कैसे ट्रीट करता है। इंसान उससे बड़ा बनता है कि वो अपने से छोटे, अपने से नीचे कद वालों को, अपने से हैसियत में कम लोगों को क्या अपने बराबर ट्रीट करता है। तो मैंने हमेशा यही किया है। वो मेरे साथ करने वाला छोटा वाले कॉफ़ी पिलाने वाला भी कोई हो तो उसके लिए भी मेरे लिए उसी तरह की बात होती थी जितनी मेरी अपनी मैनेजिंग एडिटर या एडिटर इन चीफ के लिए होती थी। तो मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ। आप इंटरव्यू चाहती थी, मैंने आपके मैसेज को देखा, मैंने तुरंत रिप्लाई किया, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि मैं मैसेजेस पे रिप्लाई कर देता हूँ, फ़ोन शायद मैं कभी नहीं उठा पाता। सर यही आपकी खासियत है कि आप बहुत सरल हैं। जो मार्केट में बात हो रही थी वो तो मैंने आपको बताई, लेकिन अब बिग बॉस की हम बात करें जो कि डिजिटल है, पूरा डिजिटल की दुनिया है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो इतने साल पत्रकारिता को देने के बाद कौन सा वो दिन था जब आपके पास बिग बॉस से फ़ोन आया, और दीपक जी को ही क्यों चुना गया बिग बॉस ओटीटी के लिए? मुझे नहीं पता, क्योंकि ये फ़ोन उन्हीं की तरफ से आया। मैंने उनसे कई मीटिंग की, बीच में मेरा एक फ्रीक एक्सीडेंट हो गया तो सब डॉक्टर्स ने बोला नहीं जा सकते। फिर काफ़ी डिस्कशन हुआ है एंडमॉल की टीम के साथ, वाईकॉम के साथ, जियो सिनेमा वालों के साथ काफ़ी डिस्कशन हुए, लेकिन फाइनली फिर मैं गया। 4 हफ्ते टिका भी। तो ये ऑफ़र उनकी तरफ से आया था। हाँ ठीक है, मैं एक पर्सनैलिटी हूँ जो हर सिचुएशन में हर परिस्थिति को हैंडल करना जानता है, मेरा एक अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रणवीर एक अनुभव वाले थे, मैं अनुभव वाला था, और बाकी सब नए लोग थे, बाकी सब नए डिजिटल वाले लोग थे। तो अगर घर में 2 अनुभव वाले लोग रहे ना तो काफ़ी की चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। हाँ, रणवीर का गेम थोड़ा अलग था, लेकिन मेरा गेम थोड़ा अलग। सर आप जब बिग बॉस में गए थे आपने कहा कि हाँ, जब मैं बिग बॉस, मैंने पूरा बिग बॉस देखा है, आपके जब आप एक्ट हुए तब तक भी मैंने बिग बॉस देखा है, और ये कहा जाता था कि हमारे बीच में एक अनुभवी व्यक्ति है। बहुत कम लोगों को वो टैग मिलता है। अभी तक हमने जितने भी बिग बॉस देखे हैं, पिछले भी कुछ पत्रकार बिग बॉस में गए हैं, लेकिन जो आपको टैग मिला कि हम दीपक जी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति है। क्योंकि उन्होंने इस 31 साल की जर्नी को देखा है ना, टीवी पर देखा है, सोशल मीडिया पे फॉलो किया है, अच्छी बातें भी लिखी है, कुछ लोगों ने बुरी बातें भी लिखी है। आप पता है सोशल मीडिया दुधारी तलवार होता है। तो उन्होंने मुझे देखा है, शायद इसीलिए मुझसे ज़्यादा रिलेट कर पाए। और जब मैंने अपने 30 साल जर्नलिज्म के पूरे किए थे, उन्होंने कई बड़ी सुंदर सुंदर क्लिप्स डाली थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 इंटरव्यू थे। मैं 2002 से उनसे पूछ रहा था कि आप दिल्ली प्रधानमंत्री बन के कब जाएंगे। वो 5 इंटरव्यू हैं, उसमें अमित जी हैं, अमिताभ जी हैं, उसमें शाहरुख हैं, उसमें सलमान हैं, उसमें अक्षय हैं, उसमें आमिर हैं, और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी जी हैं उस इंटरव्यू के अंदर, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। तो ऐसा कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं होगी जिसकी क्लिपिंग्स मैंने उसके अंदर नहीं डाली। और सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं दिखाना चाहता था कि देखिए कितनी रेंज ऑफ स्टोरीज़ मैंने की है। तो मैंने ये दिखाया, और उसमें एक क्लिप ये भी आप देखिएगा, मेरे एक्स पे जाइएगा, जब मैं खली के साथ रिंग के अंदर फाइट करते हुए उसके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। वो क्लिप बड़ी मुश्किल से मैंने संभाल के रखी है, 2006 की बात थी। तो मैंने हमेशा नए एक्सपेरिमेंट किए हैं। शायद वो उनको दिखा, शायद वो उनको लगा, इसीलिए उन्होंने बिग बॉस में मुझे बुलाया। ये बात बिल्कुल सच है कि जब जब भी पत्रकारिता का और जर्नलिस्ट का नाम आएगा तब दीपक चौरसिया जी को हम हमेशा याद रखेंगे। सोशल मीडिया पर लोग नहीं है तब भी दीपक चौरसिया जी को लोग जानते हैं। लेकिन सर एक बात माइंड में चल रही थी, जब आप बिग बॉस में गए थे, आपकी लाइफ में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी चीज़ें हुई हैं, तो हमारे दिमाग में ये आया कि हो सकता है बिग बॉस में भी दीपक जी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें
करे, लेकिन वो चीज़ देखने को नहीं मिली। नहीं देखिए, कंट्रोवर्सी करना था तो पत्रकार का काम ही कंट्रोवर्सी होता है। सी फॉर कंट्रोवर्सी, वही खबरें चलती है, आप जानती हैं, जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहाँ खबर होती है, वो मुझे पता था। लेकिन देखिए एक बात ये थी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सम्मान के साथ अंदर भी जाना चाहता था, सम्मान के साथ रहना चाहता था और सम्मान के साथ बाहर भी आना चाहता था। आप देखिए ना, घर के सभी लोगों से मेरा लगभग समान रिलेशन था, ऑलमोस्ट सबसे मेरा रिलेशन था, सब मेरे साथ बैठते थे, बात करते थे। हाँ ठीक है, एक दो इंसिडेंट हुए जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और जिस दिन मैं निकला हूँ ना, तब विशाल भी लोग हैं, सना मकबूल भी, सना सुल्तान भी, आप जिसका नाम ले लें, साईं केतन भी, खुद रणवीर भाई शौक थे, इसके अलावा लवकेश, इसके अलावा विशाल। और आने के बाद तो मैंने विशाल के फादर से फ़ोन पे लंबी बात भी की थी, और जो है मैंने उनसे कई बातें शेयर भी की थी उस वक्त पर। और मैंने शो के अंदर कहा कि विशाल के साथ जो हुआ था वो गलत था। वो गलत इन द सेंस कि हमको पर्सपेक्टिव में क्लिप नहीं दिखाई गई थी, हमने सिर्फ इस आधार पर फैसला लिया जो हमको बताया गया, क्योंकि जब टीवी में आप किसी क्लिप को देखते हैं ना, तो उसका पर्सपेक्टिव बहुत हद तक चेंज हो जाता है। सर बहुत सारे लोग वहाँ पर है, सभी ने आपको प्यार दिया, और मुझे लगता है कि सभी लोग जो अंदर थे उनके साथ आप अच्छे रहे, सबका कनेक्शन आपसे अच्छा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आते ही आपके ऊपर चढ़ गए। बात हम करेंगे अदनान की, तो क्या सर वहाँ कोई कंट्रोवर्शियल या फिर अदनान को कोई परेशानी की आते ही उसने बहस करना शुरू की? नहीं, उन्होंने चंद्रिका के बारे में एक टिप्पणी की थी जो बिल्कुल गलत थी। चंद्रिका बहुत साफ़ सफाई से खाना बनाती थी। उन्होंने कोई रील की बात की, चंद्रिका गंदे तरीके से खाना बनाती हैं, और ये रील हमने कहीं देखी नहीं थी। अब चूंकि एक बार उन्होंने बोला, बिग बॉस ने उनको टूका, दूसरी बार उन्होंने बोला, तो मैंने बोला देखिए, चंद्रिका का बिजनेस जो है वो खाने का है। आप वड़ा पाव बेचती है और बहुत संघर्ष करके रेहड़ी से अपनी दुकान तक आई है। आप उसकी स्टोरी सुनना, आप शॉक्ड हो जाएंगी, मेरे खुद के आंखों में आंसू थे। तो जब ये बात कही गई और मैंने कहा कि इसका तो प्रोफेशन यही है, अगर यही प्रचार हो जाए कि ये बड़ा गंदे तरीके से खाना बनाती है, तो कई लोग इसको उठाएंगे और कई लोग, तो मुझे उसका काउंटर करना ज़रूरी था। मैंने उस काउंटर को किया और बाद में भी बिग बॉस ने उनको टोका इस बात के। सर किस आधार पर कंटेस्टेंट को चुना जाता है, चूँकि आप ये तो आप उनसे पूछिए। हाँ, एक इंद्रधनुष होना चाहिए, उसमें अनुभव भी होना चाहिए, उसमें कंट्रोवर्सीज भी होनी चाहिए, इस इंद्रधनुष में कुछ फ्रेश चेहरे भी होने चाहिए, इसमें गांव की एक लड़की जैसे शिवानी भी होना चाहिए, इसमें मलिक परिवार जैसे कैरेक्टर भी होने चाहिए, मलिक परिवार जैसा कैरेक्टर भी होना चाहिए, इसमें रणवीर भाई जैसे इंसान भी होने चाहिए, मेरे जैसा इंसान भी वहाँ पर मौजूद था, नेजी जैसा रैप का सिंगर वहाँ पर मौजूद था। तो मेरे ख्याल से एक पूरा इंद्रधनुष था जो बिग बॉस के घर के अंदर बनाया गया था। तो इस बार का जो OTT था, वो इंद्रधनुष का जो खाका तैयार किया था, वो फिट था? मेरे हिसाब से फिट था। जिस तरह की OTT की अपनी मजबूरियां होती हैं। देखिए, जो लोग अभी 90% लोगों को मैं स्टेज से चढ़ने से पहले नहीं जानता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं रणवीर भाई को जानता था, बाकी सबका परिचय मेरा बिग बॉस के घर के अंदर ही हुआ है। मैंने सबसे उनकी कहानियाँ सुनी, मैंने सबसे उनकी बातें सुनी। हाँ, लव कटारिया और विशाल को अनिल कपूर जी ने कहा कि आप इनसे तीखी मिर्ची वाले सवाल पूछो, तो मैंने वो कुछ सवाल उनसे पूछे थे। और जब वो मुझे घर के अंदर ले गए, क्योंकि मैं वॉकर पे था, तब मैंने उनको नाम दिया था राम लखन की जोड़ी। तो वो राम लखन की जोड़ी मेरे लिए अभी भी बनी हुई है। लेकिन रणवीर जी ने आपका पूरा साथ दिया, लेकिन बावजूद उसके रणवीर जी ने कहा कि आपको बाहर जाना चाहिए, ऐसा क्यों? अब मेरे ख्याल से रणवीर भाई जो है वो, टीवी में हम जो लोग हैं ना, या आप रिपोर्टर जो है ना, मिनट मिनट में फैसले लेते हैं कि ये खबर जाएगी या ये खबर सच है या नहीं है, इसका वेरिफिकेशन हो। अब टीवी और सिनेमा वाले जो लोग हैं वो एक बाउंसर के लिए क्या इतने तैयार थे? मेरे हिसाब से रणवीर भाई उस बाउंसर के लिए तैयार नहीं थे। और जो नाम उनके सबसे ज़्यादा मुंह से निकलता था, दीपक भाई, वो सेव करने की जगह इलेक्शन के लिए निकल गया। लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख और मलाल नहीं है। मतलब आपने ये कहा कि हाँ मैं एक अनुभवी हूँ, वो भी एक अनुभवी, तो आपने भी शायद वो सोचा कि समझदार व्यक्ति ऐसा ही डिसीजन लेता है तुरंत? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि बारे में कोई डिस्कस किया बाद में? बाद में हमारी बड़ी डिस्कशन हुई थी और मैंने रणवीर भाई से कहा। वो इस बात को लेके बड़े शौक थे, वो इस बात को लेके बड़े परेशान थे। वो ये कह रहे थे कि अगर आप निकल जाओ तो प्लीज़ बाहर जाके मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने उनको यही बात बोली थी कि मैं जिस तरह की चीज़ें लाइफ के अंदर देख चुका हूँ, उसमें बिग बॉस के घर में रहना ना रहना, मैंने दुनिया की जितनी डिफाइनिंग सिचुएशंस है, मैंने हिस्ट्री को अपने सामने जिया है। चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे 9/11 का ग्राउंड से कवरेज हो, चाहे वो सुनामी हो अंडमान निकोबार और तमिलनाडु की, या फिर चाहे वो आप कोई भी ले लीजिए, 13 दिसंबर का पार्लियामेंट अटैक हो, मुंबई का 26/11 का अटैक हो, इराक वॉर हो 2003 की, करगिल वॉर में हम अपने ही जगहों पर जो है एयर बॉम्बिंग करेंगे, ये जॉर्ज फर्नांडीज ने मुझसे ही कहा था। तो मैंने काफ़ी कुछ किया है इतने सालों के अंदर। तो रणवीर भाई के साथ प्रॉब्लम ये थी कि रणवीर भाई उस तरह की गुगली के लिए तैयार नहीं थे कि आपको किसी को बचाने की बजाय किसी को नॉमिनेट करने को कहा जाएगा। तो जो नाम आपकी जुबान में सबसे ज़्यादा रहता है वो बोल दिया उन्होंने।
दीपक जी सर देखिए, आप बिग बॉस के अंदर गए, लोगों का आपको प्यार मिला, लेकिन बिग बॉस के बाद OTT के बाद अब दीपक जी कहाँ दिखेंगे, यही सबके दिमाग में सवाल नहीं, है। मैं पत्रकारिता में दिखूंगा, डिजिटल मीडिया पे दिखूंगा, टीवी में भी एज एन एक्सपर्ट कमेंटेटर या एज एन एंकर दिखूंगा अगर कोई अच्छी बात होती है। हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा कि 31 साल के बाद मैं टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का डिसीजन है, लेकिन पत्रकारिता मेरा धर्म है, पत्रकारिता मेरा कर्म है और इससे मुझे मरते दम तक कोई दूर नहीं कर सकता। तो ये जो साइड बाय साइड चीज़ें चलती रहेंगी, अगर चलती भी रही हैं, कोई ऑफ़र आता है, लेकिन जो मेरा मुख्य काम है, दीपक चौरसिया को एक रिपोर्टर, एक संपादक और एक विश्लेषक के तौर पर जाना जाता है और मैं यही कहूँगा ऐसे ही जाना जाए उसे। सर उसी छवि के साथ आप बिग बॉस में रहे, क्या लगता है सना मकबूल एक जीती हुई कंटेस्टेंट है, क्या वो डिजर्व करती थी? क्या वो समझदारी से खेली है? बिल्कुल समझदारी से खेली है। देखिए, उसने विशाल, लवकेश, शिवानी सबके मुंह पे कह दिया और उनके नॉमिनेशन में कोई ना कोई कारण खुद सना बनी। तो जो आदमी इतना हेड स्ट्रांग हो कि कहे कि हाँ मेरे को जीत के जाना है, तो इतना हेड स्ट्रांग होना भी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है सना इस टाइटल को डिज़र्व करती थी, उन्होंने इसके लिए मेहनत की और एक डिज़र्विंग इंसान को टाइटल मिला है। मेरी सना से कल लंबी बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा कि आपके अंदर की जो जिद है ना, आपके अंदर का जो कमिटमेंट है ना, उसको कभी मरने मत देना। और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो कभी नहीं होगा। लेकिन सर बिग बॉस में आप रहे कि आपने सना के अलावा सोचा कि हाँ ये कंटेस्टेंट जीत सकता है? मेरे हिसाब से मैंने तो कहा था रणवीर भाई के लिए मुझे बहुत अच्छे चांसेस लगते थे, रणवीर भाई जीत सकते थे वोटिंग के आधार पर। विशाल, शिवानी और लवकेश, मैंने तो ये भी कहा कि मलिक फैमिली के 3 वोट थे, ये अनफेयर था विशाल, लवकेश और शिवानी के लिए, क्योंकि उनके पास तो एक ही वोट था। तो वोटिंग से भी परिस्थितियां वहाँ पर बदलती हैं। तो आप देखिए, जो वहाँ पे परिस्थितियां बनी हैं, जिसका निर्माण हुआ, उसके आधार पर सना मकबूल जीती है। लेकिन सना मकबूल ने ये बात कभी नहीं छिपाई, मैं जीतना चाहती हूँ और मैं किसी की भी सीढ़ी पर पाँव रख के ऊपर चली जाऊँगी। और इसके लिए उनकी काफ़ी खिंचाई भी हुई पूरे सीज़न के अंदर, लेकिन वो डिज़र्व करती थी। मेरे ख्याल से फाइनल में जिस तरीके से वाई थी, जो गेम उन्होंने खेला था, वो डिज़र्व करती थी। सर जो सीन हुए, एक आखिरी सवाल, जो सीन हुए अभी भी लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड होता है बिग बॉस? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। एक हद तक तो आप ये कह सकते हैं नॉमिनेशन, एलिमिनेशन या टास्क डिसाइड हों तो टास्क इस तरफ हो जाए, उस तरफ हो जाए। जैसे मैंने कहा 3 वोट मलिक फैमिली के थे और वो 3 वोट बहुत स्ट्रैटेजिकली वो उसका इस्तेमाल वो किया करते थे। लेकिन पूरे शो को डिज़ाइन कर लेना ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ पे ह्यूमन से कॉन्टेक्ट होता ही नहीं है। अगर तैयारी भी की जाती है किसी टास्क की या किसी इवेंट की, तो घर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, बाहर के वॉशरूम का इस्तेमाल होना बंद हो जाता है। अगर लिविंग रूम में कुछ होना होता है तो हमको बेडरूम के अंदर क्लोज कर दिया जाता है। तो हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन टच बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए संभव, मैं नहीं मान सकता कि इस तरह का शो स्क्रिप्टेड हो सकता है। सर आपको फैमिली कैसी लगी बिग बॉस? जब आप बाहर निकल रहे थे तो कैसा महसूस हो रहा था? क्योंकि एक फैमिली वो, एक फैमिली वो। नहीं, आज बहुत अच्छा लगा। दोनों बेटियाँ मुझे वहाँ पर लेने आई थी और मुझे बहुत 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 प्राउड हुआ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। और उनसे भी सीखता हूँ मैं, डिजिटल मीडिया वो थोड़ा थोड़ा मुझे सिखा रही हैं। छोटे बच्चे जल्दी नई टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं ना, तो बस इतना सा। सर जाते जाते क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आजकल के युवाओं को? क्योंकि आपको देखकर हमें भी लगा, क्योंकि मैं भी कुछ समय पहले सोचा करती थी, जब मैंने पत्रकारों को देखा OTT कंटेंटर बिग बॉस में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में, तो जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप गए, तो जाते जाते आप क्या संदेश आज के युवाओं को एंटरटेनमेंट की दुनिया में नहीं गया था, मुझे एक ऑफ़र मिला, उस ऑफ़र में बिग बॉस के घर गया। हाँ, सीखने, समझने कैसे होता है, क्योंकि कभी ना कभी इसका भी विश्लेषण करना पड़ेगा ना। आजकल मैं रोज़ करता हूँ 8:30 बजे बिग बॉस का विश्लेषण, आप देखा करिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। हाँ, तो मैं अभी कई सारी चीज़ें बताऊँगा, कई और चीज़ें कहूँगा। और मैं सीखने गया था, सीख कर आया हूँ। जीतने नहीं गया था, ट्रॉफी जीतने, दिल जीतने गया था, वो करके आया हूँ। और हर इंसान से मेरे संबंध ठीक उसी तरह के बने रहेंगे। तो दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं। सर थैंक यू सो मच NMF न्यूज़ से बात करने के लिए। तो दीपक जी ने बिग बॉस OTT का जो सफ़र था वो बहुत ही अच्छे से पूरा किया है, और साथ ही साथ दीपक जी हमें पत्रकारिता की दुनिया में ऐसे ही दिखते रहेंगे। लेकिन आप लोग भी सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बिग बॉस OTT के बारे में बहुत सारे खुलासे हर रोज़ कर रहे हैं। कौन कंटेस्टेंट कैसा है उसके भी खुलासे कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को दीपक चौरसिया जी से सीखने की, आजकल के युवाओं को सीखने की बहुत ज़रूरत है कि कितने भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए, लेकिन आपको गिरना नहीं है। NMF न्यूज़ आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।